राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज रामदीन जी की नजर दरवाजे पर ही टिकी थी कि कब उनका बेटा घर आए और बहू खाने के लिए आवाज दी। लेकिन रात को 10 बज चुके थे। विजय ऑफिस से नहीं आया था। संगीता करती ये थी कि जब तक उसका पति और वो खाना नहीं खा लेते थे तो अपने 65 वर्षीय ससुर को खाना नहीं देते थे, चाहे वह दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। वैसे तो रामदीन जी को 2 बार का ही खाना मिलता था। बीच में यदि उन्हें कोई भूख भी लगे तो उन्हें खाना नहीं मिलता था और सुबह नाश्ते के नाम पर थोड़ी सी पानी जैसी चाय, कभी कभार बिस्किट का पैकेट खुला हुआ पड़ा होता, नरम हो जाता तो संगीता अपने ससुर को दे देती, वरना वह पैकेट खोलकर बिस्किट अपने ससुर को नहीं देती थी। यह उसकी आदत हो चुकी थी। पहले कभी एक आध बार रामदीन जी किचन में जाकर कुछ निकालकर खा भी लिया करते थे, लेकिन उनकी बहू संगीता ने तूफान खड़ा कर दिया। अरे बाबूजी, आप इस उम्र में किचन में चोरी करके खाते हो? अरे क्या चीज कब मैं अपने बच्चे के लिए रखी हूँ, मेहमानों के लिए रखी है, तो आप जाकर निकाल कर खा लेते हो। जो मैं घर में खाना बनाकर देती हूँ तो क्या उस खाने से आपका पेट नहीं भरता? हम सब भी तो वही खाना खाते हैं। आज जब रात को 10 बजे विजय ऑफिस से आया तो संगीता अपने और अपने पति के लिए खाना निकाल कर जैसे ही टेबल पर लगाई तो रामदीन जी भी जाकर टेबल पर बैठ गए। तो संगीता ने कहा, बाबूजी, आपसे लगता है कि अब सब्र नहीं होता। पहले खा लेने दीजिए ना अपने बेटे को। पूरा दिन काम करके बाहर से आए हैं और देखते ही आप टेबल पर चढ़ बैठे। ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने दिन भर से कुछ खाने को ही नहीं दिया। यह सुनकर रामदीन जी उठकर एक किनारे खड़े हो गए और सोचने लगे कि कब बेटा और बहू खा ले, उसके बाद मुझे भी मिले। उन्हें ना जाने क्यों आज बहुत भूख लग रही थी। सुबह में उन्हें बहू ने बासी रोटी खाने को दिया था, जिसमें से रामदीन जी ने रोटी का बॉर्डर निकाल निकाल कर रख दिया था और बीच की नरम रोटी खाई थी। फिर बहू ने दोबारा कुछ खाने को दिया ही नहीं, इसीलिए उनका पेट अच्छे से नहीं भरा था। और कहाँ, दोपहर में 1 बजे का खाना और अब रात को 10 बज चुका था। भूख से तड़पते हुए रामदीन जी एक किनारे खड़े थे तो बहू ने कहा, बाबूजी, अब आप यहीं सर पर ही खड़े रहेंगे क्या? पहले खा लेने दीजिए, हम आपको भी खाना दे देंगे। तो अपने दरवाजे पर जाकर बैठ गए, लेकिन उनसे अंदर तक गया नहीं गया। भूख उनकी इतनी बढ़ चुकी थी कि उनका पूरा पेट मरोड़ रहा था। विजय ने खाना खा लिया तो विजय की ही थाली में दोपहर की बची हुई 3 रोटी और थोड़ी सी सब्जी और नीचे का बचा हुआ थोड़ा सा दाल लाकर बहू ने रख दिया। तो रामदीन जी ने उस रोटी को देखते हुए कहा, बहू, तुमने मुझे सुबह भी शाम की बची हुई रोटियां खाने को दी थी, जिसकी वजह से मेरा पेट नहीं भरा था, और अब फिर दोपहर की रोटी देती हो। बहू, तुम इतना खाना बनाती ही क्यों हो? क्या मेरे लिए 2 रोटी गरम नहीं बना सकती? इन रोटियों को मुझसे नहीं चबाया जाता। मेरे दांत कमजोर हो गए हैं और कुछ दांत तो मेरे गिर भी गए हैं। यह बात संगीता ने सुना तो गुस्से से बोली, अरे अब आप घर के खाने में भी नुक्स निकालने लगे। रोटियां ही तो है, क्या उसमें जहर लगा है जो आप खा के मर जाएंगे? विजय भी वहीं पर था तो उसने कहा, बाबूजी, रोटियां हैं, बच गई हैं तो खा लेने में क्या बुराई है? अरे दाना फेंकने से तो अच्छा है कि कोई ना कोई खा ले। रामदीन जी ने कहा, बहू, ये बात नहीं है। क्या तुम्हारे घर पे कोई दूसरी थाली नहीं है जो तुम हमेशा विजय की जूठी थाली में ही खाना देती हो, और वो भी बचा कुचा? आज बहू ने बहुत सुनाया, अरे तुम्हारे लिए मैं 25 बर्तन जूठे करूं और फिर पूरा दिन बर्तन ही धोते रहूं। तुमको दिखता नहीं, तुम्हारा लड़का विजय पूरा दिन घर का काम करे, बाहर का काम करे और कमा कर लाए,
फिर तुम्हें बैठे बैठे खिलाए, उतने पे भी तुम्हारा नखरा रहता है। अगर यही खाना है तो खाओ, नहीं जाओ खुद कमा कर खा लो। जाओ देखो बाहर, एक एक से बूढ़े व्यक्ति कमा कमा कर खा रहे, घर चला रहे हैं। रामदीन जी किसी तरह से फिर से रोटियों के बॉर्डर को निकाल कर उसी थाली में रख दिए और बीच बीच की नरम नरम रोटियों को निकाल कर दाल में डुबोकर फिर सब्जी के साथ खा लिए। दाल पानी के नाम पर ही था। रामदीन जी को यह बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर रही है। आज जब वह यह बासी रोटी थोड़ा सा खाकर सोने गए तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते हुए रोने लगे। अरे तुम मुझे छोड़कर क्या चली गई कि मैं किस तरह से बासी रोटी पर जी रहा हूँ। अगर एक शब्द बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं इस घर का नौकर हूँ। मैंने इस घर को कितनी मेहनत से बनाया है। तुम्हें मैं पहले ही कहता था कि तुम अपनी जिंदगी के सारे शौक पूरे कर लो, लेकिन तुम थी कि बचा कर अपने बेटे के लिए रखती थी। देखो हम तुम दोनों ने कितने मुश्किलों से विजय को पढ़ाया। अपनी कमाई में से आधा तो उसके पढ़ाई के खर्च में लगा देते और आधे में आधा मकान बनाने में रखते। हम लोग यही सोचते थे कि जब बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा, अच्छी नौकरी पाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा, तो हम दोनों को सुख मिलेगा। लेकिन हमारी किस्मत में ना तो जवानी में सुख था और ना ही आज बुढ़ापे में। अच्छा हुआ तुम यह दिन देखने के लिए नहीं हो, नहीं तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती। विजय की माँ, अब मैं इस घर में बहुत तड़प रहा हूँ। सुबह जब रामदीन जी उठे तो उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पेट में मरोड़े उठ रहे थे और उन्हें बुखार सा लग रहा था। उनकी सांसें फूल रही थी। तो उन्होंने विजय से कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे अपने साथ ही लिए चलो, किसी हॉस्पिटल में छोड़ देना, फिर मैं दवाइयां करवा कर वापिस घर आ जाऊंगा। तो विजय ने कहा, बाबूजी क्या हुआ? कल तो आप अच्छे खासे चंगे थे, खाने के लिए भूख भूख तड़प रहे थे और आज आपकी तबीयत खराब हो गई। तो संगीता ने कहा, अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बाप का तो नाटक है। जब देखो बीमारी का बहाना या कि भूख भूख, हमेशा इनको दो ही चीजें लगी रहती है। कभी तो भूख के मारे मरते ही रहते हैं, कहीं नहीं जाना। और हाँ सुनो, हमें दीपू को लेकर आज पिक्चर देखने जाना है, जरा तुम जल्दी से आ जाना। दीपू ने प्लानिंग बना लिया है। तो विजय अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम तैयारी कर लेना, जैसे ही मैं आऊंगा तो साथ में चल देंगे और खाना भी हम सब बाहर ही खाएंगे। आज शाम को विजय ऑफिस से जल्दी आ गया और अपने 5 साल के बेटे दीपू को लेकर अपनी पत्नी के साथ मूवी देखने चल दिया। तो रामदीन जी ने कहा, अरे मेरे लिए कुछ खाने को रखकर जा रही हो बहू? क्योंकि रात को तुम लोग देर से लौटोगे और सुबह ही बात हो गई थी कि तुम लोग बाहर से खाना खाकर आओगे, तो क्या मैं भूखे ही रहूंगा? संगीता ने दोनों दांत दबाते हुए गिड़गिड़ाकर धीरे से कहा, यह बुढ़ा कितना खाता है, कब मरेगा, कब इससे पीछा छूटेगा। फिर उसने जोर से कहा, हाँ किचन में रखा है, जाके निकाल कर खा लेना। हम लोग खाना बाहर से ही खाकर आएंगे और मैं बाहर से बंद करके जा रही हूँ, हम लोग चाबी लिए रहेंगे, खोल लेंगे। इतना कहकर वह दोनों अपनी गाड़ी से निकल गए। और जब रामदीन जी किचन में गए तो देखे कि एक कटोरी में नीचे का जला हुआ थोड़ा सा भात पड़ा था। रामदीन जी ने सोचा कि इस सूखे भात को मैं कैसे खाऊं। वह दूध ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कहीं दूध भी नहीं दिखा। तो फिर वह फ्रिज में से 2 टमाटर निकाले और उसी को हाथ से दबा दबा कर पानी नमक डाले और उसी चावल में डालकर किसी तरह से पेट की आग बुझा लिए। रामदीन जी की इस हालत को अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब देर रात बहू
पोता और उनका बेटा घर आया तो रामदीन जी अपने कमरे से उठकर बाहर आए और कहने लगे, विजय, यह तुम्हारी कैसी हरकत है? तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर आधी रात तक पिक्चर देखकर आ रहे हो और मैंने सुबह कहा कि मुझे किसी डॉक्टर के पास छोड़ दो तो तुमने साफ मना कर दिया। अरे, तुम जैसी औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। आज रामदीन जी बड़े गुस्से में इतना बोले कि विजय भी गुस्से से तिलमिला उठा। अरे, हम कर रहे हैं तो अपनी कमाई का कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोक टोक करने की? और विजय ने अपने पिताजी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब दोबारा से अगर इस तरह से जवाब दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बाप हो, बाप की तरह रहो। बैठे बैठे घर में खाने को मिल रहा है तो चर्बी चढ़ गई है। जिस दिन एक एक टुकड़ा नहीं मिलेगा, रोड में जाकर भीख मांगोगे तो दिमाग ठिकाने लग जाएगी। रामदीन जी अपना गाल हाथ से दबाकर वहीं बैठ गए। आज तो अति कर दिया था उनके बेटे ने। बहू उनकी तरफ आंखें तरेरते हुए कहती है, तुम इसी के लायक हो। जब देखो हम दोनों की जिंदगी में मुसीबत बनकर पड़े रहते हो। कभी दवाइयां, कभी बीमारी, हर काम में ये बुढ़ा टांग अड़ाता है। बड़बड़ाती हुई वह भी आंख घूरती हुई वहां से चली गई। रामदीन जी अपने कमरे तक गए और वहीं अपनी चारपाई में बैठे रह गए। आज तो उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। रह रहकर उन्हें गुस्सा आ रहा था। इसी लड़के के लिए मैंने कितना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसने मुझ पर हाथ उठाया। अरे, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। अब तो आए दिन अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये वापिस ही हाथ उठाएगा। इसकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। अब मुझे करना ही होगा, कुछ न कुछ तो मैं करूंगा। अब मैं इस घर में इतनी गुलामी में नहीं रह सकूंगा। आज उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही थी। उनका क्रोध उनके कंट्रोल में नहीं था। रामदीन जी ने अपनी पुरानी सी लकड़ी की एक अलमारी खोली और उसमें उन्होंने कुछ पेपर वगैरह रखे थे। वह अपने बैग में रखे और एक दो जोड़ी कपड़े रख लिए और बैग का चैन बंद करके अपने ही चारपाई में रखे। आंसू बहाते हुए, रोते हुए, ना जाने कब उन्हें थोड़ी सी झपकी लग गई। सुबह जब बहू और बेटे दोनों हाल में बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो रामदीन जी अपना बैग लेकर हाल से ही बाहर निकले तो बहू ने कहा, देखो तुम्हारे बाप के नखरे। अब तुम्हारा बाप मुंह फुलाकर कहीं जा रहा। तो विजय ने कहा, अरे कितने दिन तक जाएंगे, जाने दो। बाहर निकलेंगे तो अकाल ठिकाने लग जाएगी। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। रामदीन जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकलकर चलते चलते 2-3 किलोमीटर दूर चले होंगे। फिर वह थक गए। एक मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसी मंदिर की तरफ गए। दोपहर हो चुकी थी। मंदिर में बैठ गए। मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद उनके हाथ में लगा, वहीं खा लिए। रामदीन जी वहीं पर अब बैठने लगे थे। श्रद्धालु लोग आते तो कोई चढ़ावे का प्रसाद दे देते तो कोई 1-2 रुपए हाथ में। लेकिन रामदीन जी की तबीयत अब ज्यादा खराब होने लगी थी। उन्हें बहुत कमजोरी होने लगी थी। आज घर छोड़े हुए हफ्ता बीत रहा था, लेकिन ना तो उनकी बहू और ना बेटी, कोई उन्हें ढूंढने तक नहीं आया। रामदीन जी सुबह सुबह उठकर चल ही रहे थे कि उन्हें अचानक से चक्कर आ गया। मंदिर की सीढ़ी पर बैठे थे, नीचे से दूसरी सीढ़ी पर थे, लुढ़क कर नीचे गिर गए। वहीं पर कुछ लोगों ने देखा और दौड़कर उन्हें उठाने आ गए। आंखों में पानी के छींटा मारा। फिर किसी से पूछा कि कोई है इनके साथ। तो पुजारी जी ने कहा, 1 हफ्ते पहले ही यह व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और तब से यही मंदिर में ही रहते हैं। लग रहा है कि इनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वहीं पर किसी अच्छे व्यक्ति ने उन्हें अपने कार में बिठाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और कहा,
कि ये बहुत कमजोर हैं। वृद्धा आश्रम में इनकी देख रेख और दवाइयाँ अच्छी तरह से हो जाएगी। चलते हुए उन्होंने रामदीन जी को कुछ पैसे भी पकड़ा दिए। रामदीन जी की वृद्धा आश्रम में कुछ दवाइयाँ हुई, खाने पीने का उन्हें कुछ व्यवस्था हुआ, तो धीरे धीरे जाकर उनकी तबीयत ठीक हो गई। कुछ महीना बीत चुका था। रामदीन जी ने एक दिन अपने बैग को खोला तो उसमें से उन्हें अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर मिले। पेपर को हाथ में लेते ही उनके अंदर फिर से को क्रोध भर गया। अरे, यह तो मेरे घर के पेपर आज भी मेरे नाम पर है। तो जब मैं उस घर में नहीं रह रहा हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है, तो मैं बेटे और बहू को उसमें क्यों मजे करने दूं? उन्होंने अपनी बात अपने कुछ दोस्तों को कही और वहीं आश्रम के कुछ लोगों को कहकर एक वकील को बुलवा लिया। फिर उन्होंने वकील से कहा, राय मशवरा किया कि मेरे घर में मुझे ही निकाल दिया गया और उस घर का पेपर मेरे नाम पर है, तो मैं कैसे रहने दूं अपने बेटे बहू को? वकील साहब ने कहा, आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं। पेपर तैयार करवा दिया और फिर 15 दिन के अंदर ही विजय और संगीता के पास एक नोटिस पहुंच गई। उस नोटिस में था कि यह घर रामदीन जी ने बेच दिया है और मकान मालिक ने इस घर को खाली करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। यह सुनकर विजय गुस्से से भड़क उठा। जिसने घर खरीदा था उसका एड्रेस उस पेपर में था। वह तुरंत नए मकान मालिक के घर पहुंच गया और उनसे पूछा कि आपने जिससे घर खरीदा है वह पुराने मालिक कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा, मुझे तो वकील बुलाकर वृद्धा आश्रम में ही मिलवाए थे। विजय और उनकी पत्नी वृद्धा आश्रम पहुंच गए। विजय वहां जाकर अकड़ कर अपने पिताजी से बोला, बाबूजी, यह क्या हरकतें हैं? आप घर क्यों बेच दिए? तो रामदीन जी ने कहा, अरे, मेरा घर मैंने बेच दिया, इसमें तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? जब मैं अपने घर में नहीं रहता तो मैं किसी औरों को क्यों रहने दूं? विजय ने चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई घर बेचने की? अभी के अभी आप पैसे वापिस कर दो, वह घर मैं नहीं दूंगा। तो गुस्से से रामदीन जी को वही बात याद आ गई। विजय ने उनके गाल पर जो थप्पड़ मारा था वह उठे और विजय के गाल पर थप थप 4-5 झापड़ जड़ दिए। नालायक, मैं पैसे वापिस नहीं करूंगा। अब तू घर खाली कर जाना। जिसको मैंने बेच दिया वो तुझे खुद ही लात मार के निकाल देगा। विजय और संगीता इस तरह से अपने बाप का रूप देखकर आश्चर्यचकित थे। जो बाप घर में बासी रोटी खाकर सिकड़ा हुआ पड़ा रहता था, आज शेर की तरह दहाड़ रहा था। फिर दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, बाबूजी, हम आपके बच्चे हैं, आखिर हम जाएंगे कहाँ? आपने घर बेच दिया तो हम कहाँ रहेंगे? अरे, माँ बाप अपने बच्चों को क्षमा नहीं करते क्या? किसके बच्चे हैं जिनसे गलती नहीं हो जाती? रामदीन जी ने कहा, गलती 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार होती है और अगर बार बार वही दोहराया जाए तो वह गलती नहीं, गुनाह होता है। तुम लोगों ने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसाया, ऊपर से मुझे हाथ भी उठाया, मारा पीटा। इसे मैं कैसे माफ कर सकता हूँ? निकल जाओ यहाँ से। वह लोग वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। रामदीन जी ने वृद्धा आश्रम के कुछ लोगों को कहकर उन्हें वहां से गेट के बाहर निकलवा दिया। अब रामदीन जी अपने घर को बेचे हुए पैसों से वृद्धा आश्रम की कुछ जरूरत की चीजें और अपनी दवाइयों में खर्च कर दिए। वह वहीं पर वृद्धा आश्रम में अपने दोस्तों के साथ भगवान का भजन करते हुए अपना जीवन गुजारने लगे। इधर विजय और संगीता जब किराए के रूम में आ गए तो दोनों के बीच झगड़े होने लगे, क्योंकि किराया महंगा होने की वजह से उन दोनों ने छोटा सा मकान ले लिया था। एक कमरे में पति पत्नी और बच्चा दोनों एक दूसरे को दोष देते कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। तो पति कहता, तुम्हारी वजह से। दोनों पति पत्नी
अब ऐसे झगड़ने लगे जैसे कि आपस में कुत्ता बिल्ली झगड़ रहे हो। एक दिन संगीता अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। इधर विजय गुस्से और क्रोध से शराब को अपना सहारा बना लिया। पत्नी के जाने के बाद वह ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। उसकी नौकरी छूट गई, पैसे की कमी पड़ गई, ऊपर से उसके ऊपर कर्ज भी हो गया और उसकी शरीर भी कमजोर होती गई। विजय अब इस तरह से लाचार हो चुका था कि बीमार तो था ही, एक एक रुपए के लिए भी तरस रहा था। इधर संगीता भी अपने मायके में महीने 15 दिन तो बड़े आराम से रही। फिर उसकी भाभी उसे ताना देने लगी। भाभी के बच्चों के साथ संगीता के बेटे का भी झगड़ा होता तो संगीता की भाभी कह देती, संगीता तुम अपना इतना अच्छा बसा बसाया घर छोड़कर मेरे घर पर आ गई हो, ऊपर से मेरे ही बच्चों का दोष देती हो। बहन बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। संगीता अपनी भाभी के बातों से बहुत दुखी हुई और मन में सोचने लगी कि मैंने खुद ही अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मेरे बेटे की पढ़ाई भी खत्म हो गई। कम से कम अपने घर में रहकर मेरे बेटे को अच्छी शिक्षा संस्कार और अपनी छत तो थी। संगीता अब पछताने के अलावा कर भी क्या सकती थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने विचार जरूर दें। कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और कौन सा बुरा, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा और शक्ति देता है मेरे दोस्तों। धन्यवाद।